दोस्तों, ये खबर जो है, दिल्ली में जो 3 जो छात्र जो है असमय उनका जो निधन हो गया, और उसके पीछे ये सोच के भी एक मन में अजीब सी बेचैनी हो जाती है कि वो छात्र जो है किस तरह से वो जो पल था और उनके लिए कितना भारी रहा होगा। जो कुछ मिनट या सेकंड जो रहा होगा जब वो डूबते वक्त, उस वक्त की अगर हम कल्पना करें तो हृदय जो है अ, विदीर्ण हो जाता है, मन दुखी हो जाता है और आत्मा जो है, मन जो है बेचैन सा हो जाता है। लेकिन इस उद्योग जगत में शिक्षा का जो उद्योगीकरण कर दिया गया, उन इथिक्स के जो टीचर हैं, जो खुद भी इथिक्स पढ़ाते हैं और नैतिक मूल्यों का ज्ञान देते हैं, वो इस तरह से वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को एक बाजार समझा। बेसमेंट में जिस तरह से पानी भरा और बच्चों की दुखद मृत्यु हुई, यह काफी भयावह स्थिति थी। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। इसके ठीक पहले, कुछ साल पहले, लगभग 2015 के समय में आ, इसी करोल बाग में एक इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े टीचर, जिनका बहुत बड़ा नाम है, संजू सर, का बेसमेंट में ही दम घुटने से ही इनकी मौत हो गई। लेकिन ये बात बाहर बहुत नहीं आई। बेसमेंट में क्या होता है, एक सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का एक तो चैम्बर होता है, और दूसरी बात, वो कौन से अधिकारी थे जो बेसमेंट में एनओसी ला दिए, कि दे दिए, एनओसी दे दिए कि इसमें क्लास चलाइए। फायर ब्रिगेड वाले, एमसीडी वाले, अब इन पे कार्रवाइयां हो रही हैं। इन पे अब सीबीआई जांच की मांग हो रही है। अब सीबीआई जांच का आदेश भी दे दिया है कोर्ट ने। इनके कोचिंग संस्थाओं के जितने देश भर में हैं, दिल्ली में ही नहीं, जयपुर में, राजस्थान में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, जितने बेसमेंट में कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, सब सील किए जा रहे हैं। तो सवाल ये मन में उठता है कि ये प्रशासन तंत्र जो है कहां सोया हुआ था। खुलेआम सरकार के नीचे एमसीडी के ऑफिस से कुछ ही दूरी पर ये इस तरह की कोचिंग संस्थाओं के लिए जो एनओसी क्यों जारी किया गया था। दोस्तों, एक मैं आपको इतनी भयावह स्थिति बता दूं कि सिर्फ एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो होता है, एक या दो ही होता है, और इनमें 700 800 लड़के जो होते हैं इसमें क्लास करते हैं। ये बेसमेंट भी नहीं, ये टॉप फ्लोर, थर्ड या फोर्थ फ्लोर की बात भी है कि 200 300 400 जहाँ पे कैपेसिटी होती है, 500 लड़के जो होता है क्लास लेते हैं। ये मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, करोल बाग की ये सच्चाई है। बड़े बड़े क्लासरूम होते हैं, टीचर दिखता नहीं है, बीच बीच में एलसीडी टीवी जो है लगा दी जाती है, वहां पे बच्चा पढ़ता है। कभी किसी बच्चे में ये प्रश्न करने की शायद हिम्मत ही नहीं रहोगी, सर जब मैं इतनी भारी भरकम फीस देता हूं तो मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे जीवन के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों है। कोई शायद इसका उत्तर नहीं होगा, और बच्चे शायद सवाल भी ना कर पाए। आज जो बच्चे हैं जो ये आंदोलन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, वाकई में यह सोचने वाली गंभीर बात है कि एक युवा जो इसका समय जो है अपने भविष्य को बनाने में, अपने जीवन को बनाने में, उसके बाद सरकारी सेवा में जाने के बाद देश की सेवा करने में लगना चाहिए, वो छात्र आज बैठ के आंदोलन कर रहा है। वो अपने न्याय की मांग कर रहा है। आज उन बच्चों के परिवार को अगर मुआवजा मिल गया, उनके नाम से लाइब्रेरी खोलने की बात कर रही है, तो मेरा सवाल यह है कि क्या उन माँ बाप, उन परिवार के लिए यह भरपाई हो सकता है। आप पहले नहीं सोचे कि बेसमेंट में क्लास करने के बाद क्या दुष्परिणाम हो सकता है। आप लोग देश के अनुभवी टीचरों में से गिने जाते हैं, आप लोग बड़ी संस्था है, हजारों करोड़ का आप लोगों का बिजनेस है,
और ऊपर से आप लोग इथिक्स पे ज्ञान देते हैं। छात्र सिर्फ यही कोचिंग इंस्टीट्यूट तक ही सीमित नहीं है, छात्रों के साथ जहां पर रहते हैं उनके साथ भी बहुत गलत तरह का व्यवहार वहां के प्रॉपर्टी डीलर, वहां के मकान मालिक भी करते हैं। सर्किल रेट से अधिक उन पे रेंट उनसे वसूला जाता है। कमीशन उनका जितना किराया होता है उतना ही कमीशन वसूला जाता है। उसके बाद भी छात्रों को 1 साल के अंदर वहां के प्रॉपर्टी डीलर और मकान मालिक परेशान करते हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि सर्किल रेट कितना है और मकान मालिकों से, इनसे बच्चों से कितना किराया वसूल रहे हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत तो उन बच्चियों के साथ होता है जो पीजी में लेकर हैं और पीजी में रहती हैं और पीजी में कितना कम समय, कम स्पेस में वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सिर्फ उनके पास एक बेड और एक अलमारी होती है। वो अपना दोनों हाथ फैलाएं तो शायद वो जगह छोटी पड़ जाए। उसमें वो अपना सिर्फ कोचिंग नजदीक है क्योंकि वो ट्रेवल करके दूर से नहीं आ पाते। छात्र तो नेहरू, अगर मुखर्जी नगर में कोचिंग है तो नेहरू विहार, गांधी विहार, वजीराबाद, जहांगीरपुरी, यहाँ पे से वो आकर अपनी कोचिंग कर लेते हैं। लेकिन बच्चों के साथ सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। वहां के मकान मालिकों के द्वारा भी प्रताड़ित किया जाता है बच्चों को रूम रेंट को लेकर। हर 10 महीने पे आ जाते हैं वो 10% 20% बढ़ाने के लिए, नहीं तो रूम खाली करो, और अगला कमीशन के लिए प्रॉपर्टी डीलर बैठा हुआ होता है। वो तो उसे तो खुशी होती है कि बच्चा रूम खाली करेगा तो फिर हमारे लिए रूम के लिए आएगा और रूम उसको हम देंगे तो फिर दोबारा कमीशन बनेंगे। कुछ तो मकान मालिक ही वहां प्रॉपर्टी डीलर खोल के बैठे हैं। सरकार इसकी भी जांच करे कि अवैध रूप से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम वहां पर मुखर्जी नगर, करोल बाग, नेहरू विहार में वहां के मकान मालिक खुद कर रहे हैं। वहां के मेस को आप कभी देखेंगे, अगर 1 महीने लगातार आप खाना खा लें तो आप बीमार पड़ जाएंगे। उन मेसों के अंदर अगर जाकर झांक कर देखेंगे तो बिल्कुल बदबूदार सड़ा हुआ टमाटर, सड़ी हुई सब्जियां, जो नेहरू विहार का जो मार्केट है, फ्राइडे मार्केट है, संडे मार्केट है, वजीराबाद का जो मार्केट है, जो उसमें सामान बच जाता है रात में, वही होटल के मेस वाले लाकर उन बच्चों को खाना, टिफिन कैरियर और मेस में खाना परोसते हैं। आप इसकी भी एक जांच कर लीजिए साहब। आप बिल्कुल सत्यता के साथ मैं बात कर रहा हूं कि आपकी आंखें खुल जाएंगी कि वो बच्चे बीमार होते हैं। माँ बाप तो सोचते हैं कि हमने बच्चे को भेज देते हैं, मोटी फीस देकर एक अच्छे इंस्टीट्यूट में उनका हम एडमिशन करा दिए, बच्चा पढ़ रहा होगा। लेकिन बच्चा जो है किस तरह की स्थितियों से वहां गुजरता है, यह बड़ा ही भयावह स्थिति है। सरकार तब एक्शन में आती है जब कोई हादसा हो जाता है। 1 साल पहले अभी कुछ एक इंस्टीट्यूट में मुखर्जी नगर में आग लगी हुई थी और 70-80 बच्चे जो है छत से जम करके किसी तरह अपनी जान को बचाए। लेकिन क्या हुआ, कोचिंगें फिर भी चल रही हैं, फिर भी चली। कुछ दिन पहले एमसीडी की लापरवाही या बिजली विभाग की लापरवाही, सब एक दूसरे के ऊपर थोप देते हैं और बच्चों की जान चली जाती है। करंट लगने से जान चली गई। दिल्ली पुलिस को भी कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि शुक्र है कि आपने पानी का तो चलान नहीं काटा, कि पानी कैसे आपकी वजह से बेसमेंट में तो नहीं भर गया। तो इस तरह का जो है हम एक दूसरे के ऊपर चीजों को थोपते जाते हैं और अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सत्यता इस बात में है कि किस तरह से जो छात्र जो है वहां पर अपने जीवन यापन करते हैं। यह आपको मैंने एक छोटी सी जो है वहां की एक सच्चाई को बताने का प्रयास किया है। इस पर एक कड़ा नियम बनना चाहिए। पहला नियम यह होना चाहिए कि आप किसी भी क्लासरूम में 200 से 300 बच्चों से अधिक आप नहीं बैठाएंगे। पहला नियम यह बनना चाहिए। और आपका एग्जिट और एंट्री गेट जितने छात्र हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। आकस्मिक स्थिति में निपटने के लिए आपको सारी सुविधाएं होनी चाहिए। आप एक मोटी फीस ले रहे हैं। एक टीचर ने इंटरव्यू दिया कि आप हमारे संस्थान में जाइए और पता कर लीजिए कि क्या हमने की है, तो साहब आप कम फीस ले
ठीक है, आप एक टीचर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो कम पैसे में पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मत करिए, इतनी तो समझ आप रखिए आप कम से कम। आपका प्रयास अच्छा है, लेकिन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं, क्योंकि एक माता पिता के लिए कोई जरूरी नहीं कि उसका बच्चा आईएएस बने, बहुत बड़ा पद पाए, उसके लिए उसका होना बहुत बड़ा जरूरी है, उसके लिए उनका बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई जरूरी नहीं है कि वो दुनिया में बहुत बड़ा नाम कर ले, बहुत बड़ी उपलब्धि पाले। ये तो माँ बाप चाहते ही हैं कि उनके उनके बच्चा जो है अच्छा नाम करे, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि वो न रहे इस दुनिया में। इन भौतिकवादी चीजों को पाने के लिए वो अपना किसी भी अपने बच्चे को खोना नहीं चाहते हैं। तो इस दुख दर्द और पीड़ा को सरकार और वहां के जो टीचर हैं वो समझें और इस पर गौर करें, क्योंकि आप लोग इस देश के जो महानतम टीचरों में गिने जाते हैं। भले ही आप औद्योगिक जगत से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग की समझ जो है काफी ऊपर है। तो आप लोग इस तरह से चीजों को भविष्य में ना हो, इस पे आप विचार करें, और उन अधिकारियों पे भी सरकार सोचे कि किस तरह से वो एनओसी दिए और आगे भी वो देते रहेंगे, इस पर भी उन पे कठोर कुछ विधान बने। कोचिंग संस्थाओं पर एक विधान बने कि कैसे क्या करना है, ताकि एक माँ बाप अपने बच्चे को सुरक्षित देख सके। तो कैसा लगा हमारा एक मुखर्जी नगर, करोल बाग, नेहरू विहार पे एक हमारा विश्लेषण था, कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।